नमस्कार, कार्यक्रम रणनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, एक मरतबा फिर संविधान को लेकर के संघर्ष शुरू हो गया है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस निरंतर भारतीय जनता पार्टी पर हमला कर रही है और बार बार ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को कमजोर करना चाहती है। जितने भी संस्थान हैं उनको भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने कमजोर किया है। और बार बार कल ही एक कार्यक्रम के दौरान 100 वर्ष पूरे होने पर महात्मा गांधी के राष्ट्रपिता बनने के बाद 100 वर्ष पूरे होने के बाद ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस आयोजन के दौरान प्रियंका वाड्रा और राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राजनीति जो है वो सिर्फ और सिर्फ संविधान को विभाजित करने की, संविधान को कमजोर करने की है और पिछड़े वर्ग पर अत्याचार करने के लिए ये इनकी मुख्य धारा बनी हुई है। मुख्य विपक्षी दल देश के लिए मर मिटने पर का विचार रखते हैं, जबकि दोनों विचारधाराएं, चाहे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की हो या भारतीय जनता पार्टी की हो, दोनों ही विचारधाराएं कायरों की है, कायरों की यानी कमजोर विचारधारा के। सरकार संविधान को प्रतिदिन हमला करती है। राहुल गांधी को देख करके सरकार कांपती है। राहुल गांधी सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, ये ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। ये संविधान कोई पुस्तक नहीं है, बल्कि आपका सुरक्षा कवच है, यानी ये आपकी प्रोटेक्शन है। ये कांग्रेस ने कहा है और बार बार कहा है। बाबा साहब सामाजिक न्याय और अधिकार के प्रतीक थे, लेकिन उनकी विचारधारा पर यह सरकार नहीं चल रही है जो भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार है। उनके खिलाफ कई मामले दर्ज करा दिए गए हैं। ना राहुल जी डरेंगे, ना खड़गे जी डरेंगे, ना ही मैं डरूंगी। ये प्रियंका वाड्रा का कहना है कि मामले भले ही आप दर्ज करवा दीजिए, लेकिन ना मैं डरूंगी, ना राहुल डरेंगे, ना खड़गे डरेंगे। कांग्रेस का कोई भी नेता डरने वाला नहीं है। कांग्रेस की विचारधारा सच्चाई की है और सच्चाई के प्रति कर्मठता से वो संघर्ष करते रहेंगे। हम अपनी विचारधारा के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। हमारी परंपरा शहीदों की है। जेल से माफी की चिट्ठी लिखने वाली, ये भी एक बड़ा तंज किया गया है। वीर सावरकर का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि जेल से माफी की चिट्ठी लिखने की नहीं है, हमारी परंपरा शहीदों की है और शहादत दे करके हमने देश को आजाद भी करवाया है। निर्वाचन आयोग को शक्तिहीन बना दिया गया है। भाजपा के लोग संविधान विरोधी है। हमारी परंपरा एक देशवासी की परंपरा है। तो चलो दिखाते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन्होंने क्या कहा, और उसके बाद प्रियंका वाड्रा जो अभी सांसद वायनाड से सांसद बन के आई हैं उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। अरे संविधान को जलाने वाले तुम हो, संविधान को खत्म करने वाले तुम हो, तुम्हारे हाथ से क्या होता है? तुम तो देश को तोड़ने वाले लोग हैं। और हम, राहुल जी तो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाले। कोई ऐसा किया उनमें? देश के लिए कोई लड़ा है? देश के लिए कोई मरा है? आरएसएस बीजेपी में कोई नहीं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो क्या कहते थे? अरे भाई ये आंदोलन में भाग मत लो। जो गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया है इसमें मत जाओ। और गवर्नर को चिट्ठी लिखते हैं, अगर गांधी जी के मूवमेंट को अगर नहीं तोड़ेंगे तो बहुत बुरी हाल होगी। इसीलिए इस मूवमेंट को तोड़ना चाहिए, ये जनसंघ वालों ने कहा। और यही बात आरएसएस ने कही। अरे हेगड़ेवार ने तो यह कहा, आरएसएस के मुख्य क्या कहा? उन्होंने ये कहा, अरे अपने बाल बच्चों को पोसने वाले कौन है? सरकारी नौकरी में जाओ, मिलिट्री में जाओ, टीचर्स बनो, ये सब बनो कहने वाले लोग आरएसएस के थे। तुम्हारे घर में कोई मरा नहीं, तुम कभी फाइट नहीं किए देश के लिए,
कुर्सी के लिए पूरा कोशिश करते हैं, हर इलेक्शन हराने की कोशिश करते हैं। और आज जो ये काम कर रहे हैं कि हर संस्था को बर्बाद करने का वो काम, मैं समझता हूँ ये अनडेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक के लिए ठीक नहीं है और जनता के लिए भी ठीक नहीं है। तो मैं अपने बात को यही कहूंगा कि आज बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग मूल मुद्दों को किनारे करने के लिए हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर ढूंढ रहे हैं। अरे क्यों भाई? क्या भागवत ने खुद ही बोला, हर मंदिर में हर मस्जिद के नीचे एक शिवलिंग ढूंढने की जरूरत नहीं बोला। फिर भी रोज उठ के वही काम करते, हिंदू मुसलमान। लेकिन बीजेपी और आरएसएस की तरह कायरों की विचारधारा नहीं है हमारी, ये है हमारी विचारधारा। इसके लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं हम। आपके लिए न्याय के लिए, आपकी समानता के लिए, आपके लोकतंत्र के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं हम। हमारी परंपरा शहीदों की परंपरा है, जेल से माफी की चिट्ठी लिखने की परंपरा नहीं है। और वही परंपरा इस देश के एक एक देशवासी की परंपरा है। आप सभी उस परंपरा से उभरे हो। इस स्वतंत्रता संग्राम ने हमें स्वतंत्रता दी। आप स्वतंत्र भारत के देशवासी हो, ये आपकी परंपरा है, सच्चाई की परंपरा है। इससे पीछे मत हटो, निडर हो जाओ, लड़ो अपने अधिकारों के लिए और इस सरकार के खिलाफ जो तुम्हारे अधिकारों को कमजोर करती है और तुम्हें कमजोर करने की कोशिश करती है। तो आपने देखा किस तरीके से लगातार कटाक्ष पर कटाक्ष कांग्रेस के बड़े नेता प्रियंका वाड्रा और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किए। लेकिन हम चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं फिलहाल, और इफ्रा जान जो एनसी की प्रवक्ता है वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मैं डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया से जानना चाहूंगा, एक तीखा प्रहार जो है कांग्रेस ने किया है, कहा कि ये विचारधारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो या फिर भारतीय जनता पार्टी, इन दोनों की विचारधारा, जगदीप जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दोनों की विचारधारा जो है कायरों की विचारधारा। उन्होंने यहां तक कहा कि हम संघर्ष करके आजादी हासिल करने वाले लोग हैं, जेल से चिट्ठी लिख करके माफी मांगने वाले लोग नहीं है। जी अभिजीत जी। शुरू में विनोद जी ऐसे करता हूं कि वही शेर जो मैंने पहले भी एक बार कहा कि मेरा मुंसिफ ही मेरा कातिल है, ये क्या मेरे हक में फैसला करेगा। अब जिन्होंने संविधान का कत्ल किया, और संविधान का कत्ल ही नहीं, संविधान बनाने का भी जो उन्होंने सियासी कत्ल किया, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जब संविधान को ले लेकर, और इनके राहुल गांधी जिनको ये भी नहीं पता कि संविधान के पेज कितने, पन्ने कितने हैं और इसमें लिखा, क्योंकि ऑब्वियसली एजेंडा जो सेट होता है वो कभी अमेरिका से, कभी ज्यादातर इटली से, नानी घर से सेटल होता है। तो वो जो एजेंडे को आगे चलाते हैं, बेचारे एजेंडा भी पूरी तरह से नहीं पढ़ते कि किसी ने क्या लिखकर भेजा था और हमें फ्लोट कैसे करना है। तो इसीलिए आज की ये दुर्दशा है कि आप देख लीजिए पूरे देश ने अब इनको तीसरी बारी भी ओके टाटा बाय बाय बोल दिया, और आने वाले समय में तो यही 99 से 3 और 4 की संख्या पर आने वाले, क्योंकि कुछ किया ही ऐसा है। जब आप इस तरह के काम करोगे, बोगे फूल बबूल के, तो आम कहां से काटोगे। और जो आज बोल रहे हैं इन सब बातों को, सबसे पहले मुझे बताएं कि आपके लिए, आपके किस कांग्रेस के लीडर ने इस देश की आजादी के लिए शहादत दी, उसका जरा नाम बता दीजिए। वो एक लीडर बता दीजिए जो काला पानी में था, उसका भी जरा नाम बता दीजिए। और हमें आपके लीडरों का अच्छी तरह पता है, खासकर नेहरू जी का भी हमें पता है कि उस जमाने में जोमेटो नहीं था, लेकिन किन जेलों में बैठकर कौन सा 5 स्टार खाना और किस टाइप की वो जेलें हुआ करती थी, किस मर्जी से वहां पर रहा करते थे। तो आप जब इस तरह की कटाक्ष करते हैं, जिन लोगों ने इस देश के लिए अपनी शहादतें दी हैं, अपने परिवार कुर्बान कर दिए, जिन लोगों ने अपने इस देश की आजादी के लिए यातनाएं सही, के कंपैरिजन में जब आप अपने आप को खड़े करते हो, तो उन लोगों का भी अपमान है जिन्होंने सही में इस देश की आजादी के लिए अपनी कंट्रीब्यूशन दी है। और आप लोग जब इस तरह की बातें करते हो और लोगों को फिर से डिवाइड करते हो, क्योंकि आजादी के बाद इमीडिएटली आपने देश के 2 से 3 टुकड़े किए, आपका पेट भी नहीं भरा। पिछले चुनावों में तो आप कहते थे कि उत्तर भारत को अलग कर दीजिए हिंदुस्तान से,
तो आप समझ सकते हो कि इन दक्षिण भारत को, साउथ इंडिया को अलग कर दीजिए हिंदुस्तान से, तो आप समझ सकते हो कि वो अलग एक और बना दीजिए, जिनकी मानसिकता ही ये है कि जिस देश के जितने हम टुकड़े कर सके हम हैं। अपना एजेंडा तक तो आप सेट नहीं कर पाते, और आज आप यहाँ पर खड़े होकर बातें करते हो। देश को सबसे पहले संविधान का कत्ल जो आपने 1975 में किया था इमरजेंसी लगाकर, जिसका किसी को कारण आज तक आप नहीं समझा पाए। और विनोद जी शुक्र करिए आज हम 2025 में हैं, अगर 1975 में होते तो विनोद जी यही डिबेट इस समय आप जेल से कर रहे होते, क्योंकि जितने भी जो डेमोक्रेसी और सबके सब बेचारे जेल में डाल दिए गए थे। ऐसी पार्टी जब खड़े होकर स्टेज से संविधान की बातें करती है, इन सब चीजों की बातें करते हैं, तो लोग हंसते हैं इनके ऊपर। लोग कहते हैं देखिए कौन सी इस तरह की बात कर रहे हैं। और यही जम्मू कश्मीर में भी एक बहुत बड़ा कत्ल इस पर थोड़ी रोशनी डालेंगे। जेल से माफी की चिट्ठी लिखी, देखिए मुझे बता, इनका कोई जेल गया आज तक? पहले ये तो बताएं जेल कौन गया इनका? वो 5 स्टार को जेल बोलते हैं। ये तो बताओ उनका कौन कौन है जिसने देश के लिए, कांग्रेस के किस नेता ने शहादत दी, उसका भी नाम बता दें मुझे जरा। ये तो बता दें जो आजादी से 2 महीने पहले लॉर्ड माउंटबेटन के साथ शिमला के अंदर बैठ के बना रहे थे कि हमने स्ट्रेटेजी क्या रखनी है, वो लोग, अरे संविधान देश का तो छोड़िए, डेमोक्रेसी आपकी पॉलिटिकल पार्टी में भी नहीं थी कि 14 में से आपने 13 लोगों ने वोट आपके नेहरू जी के अगेंस्ट दिया, और नेहरू जी फिर भी आपके CWC के प्रेसिडेंट बन के और इस देश के प्राइम मिनिस्टर बन गए सबसे पहली प्राइम मिनिस्टर, सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे यहाँ के। तो ये लोग जब इस तरह की बात है, आपकी पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं, तो देश को कौन सी डेमोक्रेसी और किस संविधान की आप बात करेंगे? सोच समझ के बात करें। इफ्रा जान, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, और शुरुआत इससे करूंगा मैं, क्या वाकई में आपको लगता है कि इस वक्त संविधान खतरे में है, या फिर संविधान के नाम पर लोगों को बरगलाया जा रहा है हाथ में पकड़ करके, या फिर भारतीय जनता पार्टी की तरह संविधान गौरव यात्राएं निकाल करके पब्लिक को मिसलीड किया जा रहा है? सच्चाई बताइएगा। 2 चीजें बोलूंगे। पहली बात, अभिजीत जसरोतिया जी ने एक नई हिस्ट्री लिख दी। मुझे समझ नहीं आया ये किस देश की हिस्ट्री सुना रहे थे। हम सब ने बचपन से एक ही हिस्ट्री पढ़ी है कि किस तरह से जो कांग्रेस थी उसने, चाहे क्विट इंडिया मूवमेंट हो, चाहे अलग अलग मूवमेंट्स हो, चाहे नॉन वायलेंट मूवमेंट हो, चाहे उसके बाद क्विट इंडिया हो, किस तरह से एक लड़ाई लड़ी गई जो 100 साल तक लड़ाई लड़ी गई, जिस लड़ाई में हम लोगों ने यहाँ से अंग्रेजों को बाहर निकाला। जिन लोगों ने, चूंकि बीजेपी की आइडियोलॉजी वाले लोग जो थे, इन लोगों ने उस लड़ाई में कोई हिस्सा लिया नहीं। इनफैक्ट उस वक्त ये हम लोगों को गद्दार बोलते थे। उस वक्त ये कहते थे कि उस वक्त ये कहते थे कि अंग्रेजों के साथ हाथ मिलाने में हमारा भला है, हम क्यों उनके साथ लड़े। आज यही टेलीविजन पे चढ़ के हम ही लोगों को, उन लोगों को जिन्होंने ये लड़ाई लड़ी, उनको लेक्चर सुना रहे हैं कि ये आज नेशनलिस्ट बन जाते हैं, बाकी सब एंटी नेशनलिस्ट बन जाते हैं। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान के और आपने हिंदुस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। इनको मैं याद दिला दूं, जब 1944 के इलेक्शंस हुए थे, उसमें जो आरएसएस थी, आरएसएस और मुस्लिम लीग ने इकट्ठे मिलकर कोएलिशन सरकारें बनाई थी बहुत सारी जगहों पे। बंगाल में उनकी एक कोएलिशन सरकार थी। जब कांग्रेस लड़ती थी रिलीजियस तंजीमों से, कहती थी कि रिलीजियस तंजीमें नहीं होनी चाहिए, आप लोग तो मुस्लिम लीग के साथ कोएलिशन में थे। बंगाल प्रोविंस में भी कोएलिशन में थे, यूनाइटेड प्रोविंसेस में भी कोएलिशन में थे। तो मत सुनाइए हमको ये झूठी हिस्ट्री और झूठी कहानियां। जहां तक संविधान की बात आती है और आपके सवाल की बात आती है, इसमें 2 चीजें अहम है। आपने कहा कि संविधान की जरूरत हमारे देश को क्यों है, क्या संविधान आज खतरे में है। जिस वक्त हमारे संविधान में कुछ धाराएं हैं, कुछ पन्ने हैं। एक पन्ना हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स का है, यानी हमारे लोगों के जो हकूक हैं, और दूसरा पन्ना जो है फंडामेंटल ड्यूटीज का है। इनको शायद पता नहीं होगा, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है इंदिरा गांधी जी ने, कांग्रेस ने ऐड की थी हमारे देश में के संविधान में। ओरिजिनली नहीं थी, इंदिरा गांधी जी ने फंडामेंटल ड्यूटीज डाली उसमें। चलिए फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं। उसमें प्रेस फ्रीडम की बात है। क्या हमारे देश में आज प्रेस फ्रीडम है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने कोई प्रेस फ्रीडम रखी है? उसमें लोगों के फ्रीडम की बात है। यहाँ कोई बात करता नहीं है, उसको उठा के ये लोग जेल में भर देते हैं। उसमें इलेक्टोरल फेयरनेस की बात है। ये कहते हैं कि आपका इलेक्शन, जो कांग्रेस है उनका जो एजेंडा है वो इटली से सेट होता है। जनाब मैं आपको याद दिला दूं, जो अभी डेटा आया SBI, वो कोई सुप्रीम कोर्ट ने डेटा हम सबको दिया, जिसमें फॉरेन डोनेशंस देखे गए किसने लिए। 95% फॉरेन डोनेशंस, हजारों करोड़ में वो फॉरेन डोनेशन सारे आपने, भारतीय जनता पार्टी ने लिए थे। तो आपके एजेंडा कहाँ पे सेट होते हैं ये हमको पता है।
क्या कांग्रेस जो है वो चलिए इफ्रा जी, दुबई से पैसे लेती है? वो जी। आपका पैसा आप क्यों लेते हैं इफ्रा बाकी जी, मुल्कों से पैसा? जगदीप जी से जान एजेंडा बाकी जगदीप जी। मुल्कों से कौन सेट करता है वो हम सब जानते हैं। चलिए इफ्रा जी, अभिजीत जी आपको कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। अभिजीत कुछ आपकी बातों से बस सिर्फ इत्तेफाक नहीं। मैं 2 मिनट लूंगा जरा, मैं क्योंकि मुझे तो लगा मैं एक प्रवक्ता से बात करूंगा, कांग्रेस की दूसरी प्रवक्ता भी, खैर इंडी गठबंधन है, हम समझ सकते हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी जिसका नाम कश्मीरी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस था, वो आज सेकुलरिज्म की, डेमोक्रेसी की बात करेगी। एक पॉलिटिकल पार्टी जिनके जो पूर्वज थे, जिनके जो बुजुर्ग थे, वो लोगों से चंदा इकट्ठा करते थे कि हम यहाँ पर पाकिस्तान बनाएंगे, वो आज सेकुलरिज्म की और डेमोक्रेसी की बात करेंगे। एक पॉलिटिकल पार्टी जो 1987 के चुनावों को इसी अपनी मदद से, बूटा सिंह जो साथ में, जिनके प्रवक्ता यही हैं, उनसे फोन के रातों रात यहाँ पर नतीजे बदल देती हैं, और डेमोक्रेसी यानी कि इलेक्टोरल पोल यानी कि जीते हुए को हरा देती हैं, हराए हुए को जिता देती हैं। वो पॉलिटिकल पार्टी आज हमें डेमोक्रेसी के ऊपर, इलेक्टोरल पोल के ऊपर हमें जब नसीहत देती हैं, एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिनके 5000 वोटों के एमएलए बनते थे, 10,000 वोटों से मंत्री और 15,000 वोटों से मुख्यमंत्री बनते थे, अब लाखों वोट लेके उनको बनना पड़ रहा है, वो पॉलिटिकल पार्टी डेमोक्रेसी की बात करेगी। तो सिवाय हंसी के हमें और कुछ नहीं आएगा। और हमें पता है कि आपने जो चंदा लिया था वो तो बेचारे मर गए, बेचारे दुनिया से चले गए, वो तो आपसे वापस लेंगे नहीं, ना आप उनको, ना वो आप जो बात की थी उसको कोई क्वालिफाई करने वाला यहाँ बनेगा। तो हमें आपका एजेंडा अच्छी तरह से पता है। जगदीप जी से हमारी बात नहीं हो पा रही है। जगदीप जी, आई एम ऑडिबल? आप मुझे सुन पा रहे हैं? जगदीप जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं यही सुन रहा हूँ कि जी जी, जगदीप जी, शुरुआत भी रहा हूँ कि जब बेशर्मी के साथ, पूरी प्रतिघनता के साथ, जब आप झूठ आप सवाल नहीं लेंगे, लफ्जों को सुना, कायदे से आप सवाल नहीं लेंगे। ना आपके किसी पार्टी वालों का, जब मैं सभ्य होऊंगा तो आपको मुश्किल हो जाएगी। थोड़ी ना सभ्यता में रहिए, सभ्यता की बात कीजिए। करें चलिए, जैसे आपकी पॉलिटिकल पार्टी के सब, अभिजीत भाई बहुत हो गया, आप जरा थोड़ी सी शांति रखिए। शब्दों का चयन देख सुन के कीजिए, शब्दों का चयन देख सुन के कीजिए। मुझे अच्छी तरह से आप जैसे लोगों को सबक सिखाना आता है, मुझे सबक सिखाना आता है, सुन लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है ना? हमें पता है आपका एजेंडा कहाँ से आता है, और कौन से नानी घर से आपका एजेंडा सेट किया जा रहा है। अभिजीत जी आप सुन लीजिए। अभिजीत जी भाई आप सुन लीजिए। अभिजीत जी आप सुन लीजिए। अभिजीत जी आप सुन लीजिए। जगदीप जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि पहला जो संविधान में संशोधन हुआ था पंडित नेहरू के कार्यकाल में, जब संविधान सभा ने किया था, वो पहली ही शुरुआत पर ने ये कही थी कि अभिव्यक्ति की आजादी को कलटेल किया था। और आपने कितनी मरतबा गवर्नमेंट टॉपल की, फिर आप संविधान की बात करते हैं तो कुछ चीजें डाइजेस्ट नहीं होती हैं। जी जगदीप जी, अब आप विनोद जी, आपका आभार। अभिजीत भाई बड़े बड़े बेहतरीन आदमी है, मुझे इनसे बड़ा प्रेम है। आज मेरा मन बड़ा पहले से उत्सुक था कि अभिजीत भाई के लिए मैंने चंद लाइनें लिखी थी, बड़े दिन पहले मौका मिला नहीं तो शुरुआत वहीं से करूंगा। पहले सुन लीजिए अभिजीत भाई, अब बीच में नहीं बोलना, मजा नहीं आएगा, सुन लो ना। हम जब खड़े होते लाइन वहीं से शुरू होती है, मेरे लिए लाइन की जरूरत नहीं है। अहंकार अच्छा नहीं होता, इनको बोलिए, अब जरा सुन ले। नहीं भाई साहब, मेरी आवाज आ रही है कभी तो ना ही बिल्कुल। अब इनको बराए मेहरबानी आप चुप करवाएंगे तो मैं बोलूंगा, इनकी तरह मैं बीच में कूदने वाला आदमी। चलिए ठीक है ठीक है जी, जरा सुनिए, क्योंकि बूटा सिंह का जब इन्होंने नाम लिया तो मुझे हंसी आ गई। इल्हान, ख्वाजा, बूटा सिंह और कब्रिस्तान, इटली, फ्रांस, जॉर्ज, परजीवी और शमशान, इसके अलावा कुछ और आता नहीं ध्यान। मेरे प्रभु आपको मेरा सादर प्रणाम। यही 4 चीजें आपको आती है जो मैंने बता दी। अब सुनिए, ये सवाल देखिए, ऐसे नहीं होगा, अब आपको सुनना पड़ेगा ना। अब सुन लीजिए ना, जिनके वैचारिक पुरोधों ने फिरंगियों के साथ गलबैया डालकर इस देश के साथ धोखा किया, जिनके वैचारिक पुरोधों ने क्रांतिकारियों की मुखबरी की, जिनके सुनिए जरा एक मिनट, अब ऐसे नहीं होगा। अभी तो मैं शुरू भी नहीं हुआ भाई साहब, आपने चलना शुरू कर दिया। मैं आपको मैं सबूत बताऊंगा, अब बीच में मत बोलिए। विनोद जी ऐसे नहीं चलेगा। अभिजीत जी आपसे मोतमाना गुजारिश है, आप सुनिए, फिर आपको हम मौका देंगे, आप जगदीप जी का काउंटर कर सकते हैं। विनोद जी, सबसे पहले इनके वीर सावरकर, जिनको मैं माफी वीर सावरकर कहना बेहतर समझूंगा, प्रभात प्रकाशन की सावरकर समगर जो उन्हीं के हाथों से लिखी हुई है, उसमें उन्होंने जिस तरीके से इस देश की आजादी, संविधान और तिरंगे को लेकर सवाल उठाए,
डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर के बौद्ध धर्म पर जाने पे सवाल उठा है, और कपूर आयोग की रिपोर्ट, जिसमें अगर मैं खुले शब्दों में कह रहा हूं, मोरारजी देसाई साहब उस दिन कोर्ट में गवाही दे देते तो इनके ये माफी वीर सावरकर साहब, जिन्होंने 6 मरतबा फिरंगियों से माफी मांगी, महात्मा गांधी की हत्या के आरोप में जेल के अंदर होते। फिर ये बता रहे हैं संविधान, अरे थोड़ी सी कृतज्ञता रखिए। आपके सबसे बड़े नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जब ये देश आजाद हुआ, ट्रस्ट ऑफ डेस्टिनी, वो भाषण है पंडित नेहरू जी का, जिसे आज भी दुनिया के तमाम स्कॉलर्स जो है वो अपने शोध के लिए उस पर मनन करते हैं, उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपने कबीना में लिया। अरे थोड़ी सी कृतज्ञता तो होनी चाहिए थी। और आप संविधान की बात करते हैं विनोद जी, जो आपने सवाल उठाया, संविधान में संशोधन करना वक्त के अनुसार परिस्थितियों के हिसाब से एक बात है, लेकिन संविधान का धत्ता बनाकर, एजेंसीज का बेजा इस्तेमाल करके, चुनाव आयोग जैसी संस्था जिसका निकाय सर्वशक्तिमान माना जाता है किसी भी चुनाव में, उसको नपुंसक बनाकर जब आप इस देश के अंदर संविधान की बात कर, अरे थोड़ा सा लिहाज तो किया होता। जब जेल भरो आंदोलन चल रहा था, अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने मुखबरी की थी आगरा में 2 क्रांतिकारियों के खिलाफ, और ये मैं जो आपको बता रहा हूं ये इतिहास में दर्ज है। तो बराए मेहरबानी वो लोग जो क्रांतिकारियों की मुखबरी करते थे, फिरंगियों की गोद में बैठे थे, वो आज हमें बता रहे हैं जिन्होंने 52 सालों तक इस देश के झंडे को नहीं अपनाया। तिरंगे के 3 रंगों पर ऑर्गेनाइजर में बकायदा एक लेख छापकर उसका विरोध किया, वो आज हमें बता रहे हैं कि संविधान क्या होता है। जी इफरा जी, सवाल ये होता है कि आप जिस पॉलिटिकल पार्टी को क्रिटिसाइज करने का प्रयत्न कर रहे हैं, बीजेपी की बात करते हैं, आप उनका हिस्सा रहे हैं। उमर अब्दुल्ला एमओएस एक्सटर्नल अफेयर रहे हैं, और अभी भी आपका चाप काफी हद तक जो सीधे पड़े जाते हैं प्रधानमंत्री के काम, उसमें लगता है कि अभी भी झुकाव आपका उसी साइड पे है। जी इफरा जी, इफरा जी आपने मेरा सवाल सुना? चलिए अभिजीत जी, आप कुछ कह रहे थे। बड़े इत्मीनान से जगदीप जी को सुना, तो जगदीप जी शेर तो आपने मेरे लिए लिखा, पर मैं आपकी पार्टी के लिए आपके साथ क्या लिखना जरूर नहीं समझता। मैं चलने आपकी पार्टी के लिए सुने, आप सुने इस तरह है आप बड़े आदमी हैं जनाब, आपके लिए हम तो लिखते हैं, आप आपका अहंकार आपको इजाजत नहीं देता तो क्या करें। अब आप खुद तो सवाल मैंने पूछे, उनका जवाब दे दीजिएगा। वाजपेयी साहब ने मुखबरी की थी कि नहीं? उसका जवाब ही निकलेगा, सावरकर साहब ने माफी मांगी थी 6 मरतबा की नहीं? आपको जवाब दिया, तिरंगे का विरोध किया था कि नहीं? बस ये बता दीजिए। पर भी 99 पर पहुंचे आप। जवाब मैं बोल रहा था, जवाब मैं भी जवाब देता हूँ, ले लीजिए, सुन लीजिए ना, तो कूदते रहिए, फिर उछल कूद कीजिए, उछल कूद करते रहिए, किसी फर्क कूदते रहिए बीच में। लेकिन अब मैं आपको शेर सुनाता हूँ, शेर सुनिएगा। बहुत साल पहले विनोद जी, बस ये 3 सवालों का जवाब इनसे ले लीजिएगा। वाजपेयी साहब ने 2 क्रांतिकारियों की आगरा में मुखबरी की। आपके सारे डाउट जनता ने भी क्लियर किया, भारतीय जनता पार्टी भी। मैं आपको पूछ रहा हूँ ना जनाब, आप जवाब दीजिए। आपको 99 के आंकड़े जगदीप जी आप जवाब ले लीजिए। जवाब नहीं देंगे ये विनोद जी, आ गई है ना। पार्टी बैसाखियों पर चल के पैरासाइट जो पार्टी होती है, पैरासाइट पार्टी जो है वो 99 पर आई, तो लोगों ने आपको जवाब दे दिया। सवाल से देखिए विनोद जी, सवाल क्या किया मैंने, कहाँ पहुँच गए? जी मैं तो बता रहा हूँ, पैरासाइट जवाब भी आपको नहीं ना दे सकता, जो जवाब तो आपको ओरिजिनल देंगे। 3 सवाल है भाई साहब मेरे, इसका जवाब दे दीजिए। अरे सुन लीजिए ना, जवाब लेना ही नहीं चाहते, अब क्यों राहुल गांधी बन लीजिए। बहुत साल पहले भी आया था एक लुटेरा, बहुत साल पहले भी, जगदीप जी जरा दाद दीजिएगा, मत नहीं करेगा आपका वैसे, बहुत साल पहले भी आया था एक लुटेरा वेश बदल कर, अब की बार तो तुम उसे ब्याकर ले आए हो। धोखा नहीं होंगे, वो देश नहीं झुकने देगा, शायरी का भी रिकॉर्ड तोड़ने पर तुले हैं भाई साहब। उनसे शायरी, शुरू करता हूँ मोहब्बत की शायरी राजीव कुमार के लिए रहने दीजिए, सवालों पर आइए। अभिजीत जी आपको रोकूंगा, जगदीप जी आपको रोकूंगा, इफरा जी आपको रोकूंगा। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, बने रहिए।
ब्रेक के बाद एक और फिर स्वागत है। और आज हम चर्चा कर रहे हैं कि संविधान को लेकर के इतना संघर्ष क्यों है, आखिर क्या वजह है कि आज यानी 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद से संविधान पर चर्चा बहुत तेज हो गया। इवन पार्लियामेंट में भी इस पर चर्चा हुई थी। मैं इफ्रा जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? पिछली बार आप मेरा सवाल नहीं सुन पा रही थी। इफ्रा जी, आप जिस पॉलिटिकल पार्टीज का क्रिटिसाइज करने का कोशिश कर रहे हैं, उसी पॉलिटिकल पार्टी का आप हिस्सा रही हैं, उस सरकार का हिस्सा रही हैं। एमओएस एक्सटर्नल अफेयर रहे हैं उमर अब्दुल्ला जी, क्या कहेंगे आप? जहां तक वाजपेयी जी की बात बार बार है कि वाजपेयी जी की बीजेपी में और मोदी जी की बीजेपी में आसमान और जमीन का फर्क था। वाजपेयी जी जो थे उनके अंदर अहंकार बहुत कम था, उनके अंदर बेबाकी अलग बात है लेकिन गुस्सा बहुत कम था। और उनके पास आप देखेंगे ना वो अंबानी अडानी के किस्से थे, ना पैसे का खोलजोल था, ना हजारों करोड़ों का फॉरेन डोनेशन लेने का किस्से थे। वो जो थे वो देश के लिए काम करते थे, वो जो थे वो शांति के लिए काम करते थे, देश हित में काम करते थे। ये वजह थी कि हमारी वाजपेयी जी के साथ हमारी एक अंडरस्टैंडिंग थी। और उनके साथ इनफैक्ट वो एक इंसान थे जिन्होंने जम्मू और कश्मीर में जब 2002 में उन्होंने टॉक्स किए, एकदम जम्मू और कश्मीर में अगर आप देखेंगे वायलेंस और मिलिटेंसी कितना कम हुआ। जहां तक अभिजीत साहब की बात आती है, इन्होंने कुछ 2-3 सवाल नेशनल कॉन्फ्रेंस पे किए। इन्होंने कहा एक वक्त था कि आपका नाम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस था। बिल्कुल था, यही वजह थी कि हम लोगों ने अपना नाम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से उठा के नेशनल कॉन्फ्रेंस रख दिया। ये ऐसी बात है कि शिवसेना उठा के अपना नाम आज नेशनल सेना कर देगी, करेगी क्या? नहीं करेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया क्योंकि हमको पता था कि जम्मू और कश्मीर के लिए, सेक्युलरिज्म के लिए, संविधान के लिए यही चीज जरूरत है। हम लोग वो लोग हैं, अगर आप पिछली बातें छोड़िए, हम लोग उनकी हजारों कारकुन मर गए जब ये लोग मस्ती कर रहे थे, हमारे हजारों कारकुन शहीद हो गए इस देश के लिए मिलिटेंसी से लड़ते हुए। उसको भी छोड़ दीजिए, आज की हमारी बात करिए, हमारे कैबिनेट को देखिए, हमारी कैबिनेट में इक्वल रिप्रेजेंटेशन है हर तरह के लोगों को, हिंदुओं को, मुसलमानों को। हमारी पार्टी को देखिए, हमारी पार्टी में हर तरह के लोग हैं, हिंदू है, मुसलमान है। हमारी पार्टी के फंक्शन जब शुरू होते हैं तो तीनों प्रेयर्स से शुरू होते हैं। इनकी पार्टी तो इसी बात पे चलती है कि हम मुसलमानों को टिकट नहीं देते। बिकता इनका कोई काम वाम तो है नहीं, क्योंकि कोई काम किया नहीं है। ये बेचते यही है कि हम मुसलमानों को टिकट नहीं देते, ये बेचते यही है कि कोई मुसलमान हमारे कैबिनेट में नहीं है। गंदे लोग हैं। और ये मैं बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कहना चाहती हूँ, जब दंगे फसाद होते हैं इन्हीं की आइडियोलॉजी से, इसी आइडियोलॉजी से फिर कहते हैं अरे अब देखिए हमने कितने सारे लोगों को मार दिया, हम ही नेशनलिस्ट हैं। इन्होंने एक पॉन्जी स्कीम बनाई है, जिस पॉन्जी स्कीम में ये पहले नफरत को उस पॉन्जी स्कीम में डालते हैं, उसके बाद उस नफरत से पोलराइजेशन करते हैं, उस पोलराइजेशन से वोट लेते हैं, फिर से ये सर्कल इनका चल रहा है। और उसके बाद हमारे देश में अंबानी और अडानी अमीर होते जाते हैं। एक आम इंसान का क्या हो रहा है, उसकी जिंदगी कितनी खराब हो रही है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उन्होंने रिलीजन की जो है, रिलीजियस हेट्रेड की अफीम लोगों को चटा दी है। बस यही इनकी गेम है। इसमें अगर हम लोगों को इस दुविधा से कोई बाहर निकाल सकता है तो वो संविधान ही है। और मैं बहुत खुश हूं कि आज कांग्रेस ने संविधान की दुहाई दी है, आज कांग्रेस संविधान की बात करती है। और इस संविधान को हमें बचाने की जरूरत है, न कि बीजेपी की इस जहरीली आइडियोलॉजी को। जी अभिजीत जी, आप पर यह आरोप लगता है, आप पर लगातार, अभिजीत जी, जगदीप जी के पास आऊंगा लेकिन पहले अभिजीत जी के पास, कि आपकी विचारधारा का स्वतंत्रता संग्राम में कोई रोल नहीं था, ये बार बार कांग्रेस कहती है। और आपका विचारधारा की स्थापना 1925 में विजयदशमी वाले दिन जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गठन हुआ था तब से है। इन आरोपों को आप क्या कहेंगे, इन आरोपों पर अभिजीत जी? इसके लिए विनोद जी अगर आप सुन पा रहे हैं विनोद जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। तुझे इस बाजार का दस्तूर में बता नहीं सकता, बिक गया जो खुद खरीदार वो हो नहीं सकता।
अब मैं इनका बताता हूं कि देखिए, जिनको अचानक से बताया, हम पहले कश्मीरी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थे, फिर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस बन गए। अरे आप क्या क्या बन गए, और आपने वो हिसाब किताब ही नहीं दिया। जो चंदा आपने इकट्ठा किया था पाकिस्तान बनाने के लिए, वो भी आपने नहीं हमें दिया हिसाब किताब। अब आप जरा दूसरा हिसाब किताब दे दीजिए। जो 1.5 लाख कब्रें आपके 1987 की जो रिगिंग आपने इनके साथ मिलकर की, उसके बाद का भी हिसाब किताब नहीं देंगे। अरे हिसाब किताब तो दे दीजिए, कम से कम टीका लाल टपलू जी का दे दीजिए। गिरिजा चिक्कू जी को जब बाहरों से चीरा जा रहा था, तो आपके मुख्यमंत्री तो उस समय सेक्रेटरीट के अंदर बैठे हुए थे जनाब। आपको कुछ याद है उसके बारे में? नहीं है। अभी 2-3 दिन पहले एक्सोडस ऑफ कश्मीरी पंडित, जो आप इन दोनों पॉलिटिकल पार्टियों की वजह से हुआ, और आप लोग उस समय क्या कर रहे थे जब वहां पर मस्जिदों से नारे लग रहे थे? आप लोगों ने ये सब कुछ जो किया उसका आपको याद है? और आज आपको बड़ा कुछ याद आ रहा है। जो पहला 5 का ग्रुप, हाजिन ग्रुप, जो पाकिस्तान गया था ट्रेनिंग लेने के लिए, वो कौन थे? जरा उनकी डिटेल है आपके पास, या प्रोवाइड करूं मैं आपको? उसे बाद ये जो 1.5 लाख कब्रें यहाँ पर बनी, उसका हिसाब किताब आपने लोगों को दिया कि आपकी सत्ता का लोभ, आपकी कुर्सी का लालच, उसकी बलि चढ़ गए वो 1.5 लाख लोग, जिसके परिवार वाले आपसे आज हिसाब किताब पूछ रहे हो। सेकुलरिज्म का पढ़ा पढ़ाते हैं आप हमें बता रहे हैं कि अभिजीत जी संविधान आपको की बड़ी रोकूंगा। फिक्र है, तो बताइएगा अभिजीत जी जरा। आपको रोकूंगा सीधे। अभिजीत जी आपको रोकूंगा सीधे। हम प्रयागराज लिए चलते हैं। वहां पे योगी आदित्यनाथ जो चीफ मिनिस्टर है उत्तर प्रदेश के, वो पत्रकार वार्ता कर रहे हैं। इन मुद्दों पर आज यहां चर्चा हुई है, उनमें खासतौर पर प्रदेश सरकार के जो महत्वपूर्ण मामले हैं, उनमें से उत्तर प्रदेश की जो एरोस्पेस और डिफेंस एंड एम्प्लॉयमेंट से संबंधित जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी 2024 ये 2018 में हमने बनाई थी, उसी पॉलिसी के 5 साल पूरे हो चुके हैं। अब उसको नए सिरे से बनाने की व्यवस्था की गई है। इस पॉलिसी को यहां पर अब हम लोगों ने बड़े निवेश को आमंत्रित करने के लिए उसमें नए इंसेंटिव की घोषणा की है। आज इस पे चर्चा हुई है। एफडीआई के अंतर्गत और फॉर्च्यून 500 में जो निवेश प्रदेश में हुआ है, उस निवेश के अंतर्गत इंसेंटिव वितरण करने की व्यवस्था और उसको उतनी प्रतिपूर्ति शासन यूपी सीडा को कर रहा है, और सीडा ने यूपी सीडा उसके माध्यम से करेगा। कुछ नए निवेश के प्रस्ताव यहां पर आए हैं, जिन्हें लेटर ऑफ इंटेंट यहां पे आज जारी हो रहे हैं। इनमें एक मिर्जापुर का है, 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश का है, एक मुरादाबाद का है, और अन्य 2 प्रस्ताव जिन पर आज यहां पर लेटर ऑफ इंटेंट के बारे में चर्चा हुई है। युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट उपलब्ध कराने की भी स्कीम को यहां पे व्यवस्था दी गई है, और यह युद्ध स्तर पर अगले कुछ समय के लिए सरकार ने इसके लिए धनराशि की व्यवस्था की। इसको हम उस कार्यक्रम की भी चर्चा हुई है। बलरामपुर में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कर्म भूमि रही है। उन्हीं के नाम पर जो केजीएमयू का सैटेलाइट सेंटर था, उसे मेडिकल कॉलेज के रूप में स्थापित करने और मेडिकल कॉलेज में नेक्स्ट सेशन में उसको संचालित करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा पीपीपी मोड पर 3 नए जनपदों में मेडिकल कॉलेज के निर्माण की कार्रवाई, जिनमें बागपत, हाथरस और कासगंज, इन 3 जनपदों में नए मेडिकल कॉलेज निर्माण की सहमति पर भी आज यहां पर सरकार ने अपना किया है। टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ में मिलकर के प्रदेश के अंदर 62 आईटीआई को 5 सेंटर ऑफ इनोवेशन, इन्वेंशन एंड इंक्यूबेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना के बारे में भी एक नए प्रस्ताव को, जो एक प्रकार का हब एंड स्पोक मॉडल होगा और मॉडर्न एज कोर्सेज के साथ उत्तर प्रदेश के युवाओं को जोड़ने के लिए कार्यक्रम के साथ सहमति भी आज मंत्री परिषद ने यहां पर इस प्रस्ताव को भी दिया है। इसके अलावा प्रदेश के अंदर एक अभियोजन डायरेक्टरेट की घोषणा की भी व्यवस्था मंत्री परिषद ने उसको अपनी सहमति दी है, और प्रयागराज, वाराणसी और आगरा, ये जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है हमारे,
इन 3 महत्वपूर्ण म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में तीनों के बॉन्ड जारी होंगे। अब तक हमने लखनऊ और गाजियाबाद के बॉन्ड जारी किए थे, जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट सामने आए हैं। यह म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की ब्रांडिंग करने का, उसके विकास को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम होता है और एक नई दृष्टि मिलती है और एक पहचान मिलती है संबंधित कॉरपोरेशन को। यहां पर आप प्रयागराज के महत्व को आप देख रहे हैं। वैश्विक मंच पर इस समय हमारा प्रयागराज छाता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस श्रद्धा के साथ पिछले एक सप्ताह के अंदर 9.25 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में आकर के पावन स्नान का आनंद लिया है, अनुभूति की है, वह यानी अविस्मरणीय है, अकल्पनीय है। तो प्रयागराज म्युनिसिपल कॉरपोरेशन प्रयागराज के लिए एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए एक बॉन्ड जारी करने जा रहा है। ऐसे ही आगरा के लिए एक बॉन्ड जारी होने जा रहा है। वहां से संबंधित जो आवश्यकता है वहां का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जारी करेगा। और वाराणसी काशी विश्वनाथ धाम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से बनने के बाद काशी वैश्विक पटल पर छा रहा है। तो स्वाभाविक रूप से 3 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बॉन्ड जारी करने की कार्रवाई को भी यहां पर आज घोषणा के साथ हम लोगों ने इसको जोड़ा है। मित्रों, प्रयागराज के इस महाकुंभ को ध्यान में रख करके और प्रयागराज के साथ साथ इस पूरे क्षेत्र का एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कार्यक्रम के साथ जोड़ने की कार्रवाई आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से इसको आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने तय किया है कि इसको लेकर के हम लोग जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, जैसे लखनऊ में हम लोगों ने स्टेट कैपिटल रीजन लखनऊ और उसके आसपास के जनपदों को मिलाकर के एक डेवलपमेंट का प्लान बनाया है, ऐसे ही प्रयागराज और चित्रकूट को मिलाकर के एक डेवलपमेंट रीजन यहां पे हम डेवलप करेंगे। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो महत्वपूर्ण होगा वह एक गंगा एक्सप्रेसवे का एक्सटेंशन हम लोग देंगे। गंगा एक्सप्रेसवे प्रयागराज से मिर्जापुर, मिर्जापुर से भदोई होते हुए संत रविदास नगर होते हुए यह काशी, चंदौली और गाजीपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ेगा। इसके अलावा वाराणसी और चंदौली से यही एक्सप्रेसवे सोनभद्र को जोड़ते हुए नेशनल हाईवे के साथ जुड़ेगा। तो यह इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से जैसे प्रयागराज में प्रयागराज चित्रकूट डेवलपमेंट रीजन यहां पे हम लोग तैयार करने जा रहे हैं, वैसे ही वाराणसी में भी वाराणसी बिंद एक डेवलपमेंट रीजन वहां पे भी डेवलप करने की कार्रवाई पर नीति आयोग के साथ मिलकर के जी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ये डेवलपमेंट के वे रीजन होंगे जो वास्तव में यहां की न केवल पर्यटन की दृष्टि से बल्कि आर्थिक उन्नयन में और यहां पे रोजगार सृजन में बड़ी भूमिका का निर्वहन करेंगे। उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से एक्सप्रेसवे एक तो ये एक्सटेंशन हम लोग इसको करने जा रहे हैं जो प्रयागराज, बिंद और काशी एक्सप्रेसवे के रूप में इसे हम लोग जानेंगे। दूसरा है चित्रकूट से चित्रकूट और प्रयागराज के गंगा एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे के साथ यहां पर भी जोड़ने की एक कार्रवाई को आगे बढ़ाना, जो चित्रकूट से चित्रकूट की दूरी को प्रयागराज के साथ जोड़ सके और रीवा हाईवे जो नेशनल हाईवे है, इस हाईवे को भी एक सुविधा इस एक्सप्रेसवे के साथ, गंगा एक्सप्रेसवे के साथ या फिर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ने का एक अवसर प्राप्त होगा। तो ये दो महत्वपूर्ण के साथ साथ प्रयागराज की अपनी आंतरिक चैलेंजेज हैं, ट्रैफिक के चैलेंजेज हैं और इसमें हम लोगों ने अभी से यहां पर पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भारत सरकार के
राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग ने लखनऊ रायबरेली होते हुए प्रयागराज की दूरी को बहुत आसान किया है, जिसमें गंगा नदी पे एक 6 लेन का ब्रिज भी बन रहा है। इस समय हमने उसकी एक व्यवस्था स्टील ब्रिज दिया है इस पूरे महाकुंभ के दौरान, जो प्रॉपर रूप से कार्य कर रहा है, लेकिन वो नया ब्रिज भी समय रहते हुए कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही अन्य कनेक्टिविटी के लिए यहां से मिर्जापुर, जौनपुर, वाराणसी, आजमगढ़, गोरखपुर की कनेक्टिविटी को बनाए रखने के लिए यहां पर जो मांग हो रही थी, प्रयागराज शहर की तरफ से सलौरी और हेपापट्टी के बीच में, झूसी के बीच में इस पूरे ब्रिज को बनाने की कार्रवाई को, 4 लेन के एक ब्रिज को सरकार इसको बनाएगी। दूसरा, रीवा की तरफ से और जो आपके अरेल की ओर से जो यहां पे प्रेशर है यमुना जी के ब्रिज पे, सिग्नेचर ब्रिज आज से 20 साल पहले बनकर के तैयार हुआ था। आज यहां पर उसकी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता यहां पर है कि उसके पैरेलल एक नया ब्रिज बने। तो सिग्नेचर ब्रिज के पैरेलल यमुना जी में भी एक नए ब्रिज को हम अपनी सहमति, कैबिनेट ने अपनी सहमति दी है कि हाँ, शास्त्री ब्रिज के पैरेलल तो हम उसके साथ कर ही रहे हैं और इसको भी हम उसके साथ जोड़ेंगे। तो ये महत्वपूर्ण घोषणाएं प्रयागराज के इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ के सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दृष्टि से, डेवलपमेंट और रोजगार की दृष्टि से, और आने वाले समय में यहाँ के नागरिकों के जीवन स्तर को और बेहतर बनाने की दिशा में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा है उसको आगे बढ़ाने के लिए ये कुछ घोषणाएं आज यहाँ पर कैबिनेट ने जिस पे चर्चा की है